अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हफ्ते का मिड है तो ये भी उम्मीद है कि अब आप लोगों के प्लान्स बनना शुरू हो गए हैं वीकेंड के लिए, लेकिन बहुत एहतियात से आप लोग निकलेंगे अपने अपने शहरों से। बारिशों का सिलसिला भी जारी है और कहीं कहीं पर लैंडस्लाइडिंग भी जारी है, तो बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने विजिट करना है। अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाना है, वैसे आप लोग अपने शहर में एक्टिविटीज़ लाजमी किया करें, बहुत ज़रूरी हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ और ख़ास तौर पर इंटरटेनमेंट जो है वो बेसिक नेसेसिटी में अकाउंट की जाती है। सो अगर आपके पास कुछ भी है इंजॉय करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए तो डेफिनेटली उसको सेलिब्रेट एग्जैक्टली और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वेकेशंस चल रही हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ गपशप करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत लंबी वेकेशन पे चले जाएं, आप घर में ही बैठ के थोड़ा सा टाइम जो है अगर उनके साथ एंजॉय करें तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग एज वेल। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, 12 जुलाई यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है गर्दो गुबार को कंट्रोल करने के हवाले से यह दिन, यानी कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को जो है कॉम्बैट करने के हवाले से यह दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इलाकाई तौर पर और दुनिया में इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, अब डस्ट एंड स्टॉर्म ये जब आते हैं इसका अंदाज़ा किया जाता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे तकरीबन 2 मिलियन टन से ज़ायद जो है वो गर्दो गुबार हर साल एंटर होती है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज, अगर आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे, क्लाइमेट चेंज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। सो आप जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से ये सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म और इसकी वजह से बहुत सारे और क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है तो पाकिस्तान के अंदर ही ये सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म आए। कहीं दुनिया में और जगह पर कोई एक्टिविटी होती है ह्यूमन एक्टिविटी, तो उसका रिएक्शन जो है किसी और रीजन में पाया जाता है। और सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के हवाले से यूनाइटेड नेशन का मनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर मुतासर होता है, इससे आपकी इन्वायरमेंट मुतासर होती है, इससे आपके लैंड मैनेजमेंट सिस्टम मुतासर होता है, इसका सस्टेनेबल वाटर सिस्टम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, मैरीन लाइफ इससे डिस्टर्ब होती है, इंसानी जिंदगियों पर और सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आपके डिजीजेज जो हैं वो बढ़ती हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये सारी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, वहां पर आप लोग जाएं और ये देखेंगे किस तरीके से आपने अपने आप को महफूज रखना है। लेकिन ओवरऑल जो महफूज रखने की टिप है वो यही है कि क्लाइमेट को अपने कंट्रोल करने के लिए जो जो एक्टिविटीज और जो जो चीजें एनवायरनमेंट के हवाले से आपको पहले से आगाह की गई हैं उन पर अमल करें। सो इसमें काफी हद तक बेहतरी आएगी। एग्जैक्टली आपके छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो क्लाइमेट में बहुत ज्यादा जो है वो चेंज लेके आ रहे होते हैं, तो आप वो छोटे छोटे स्टेप्स को देखें कि आप कहाँ कोताहियां कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे जो है आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि पूरे एनवायरनमेंट को सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बाकी सबके लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और अगली खबर ये है कि यूनिटी तो हमने बहुत सारी जगहों पे देखी है, लेकिन अब जिस यूनिटी की हम बात करें वो बड़ी ही खूबसूरत सी यूनिटी है। और यूनिटी क्या है जी कि ये जनूबी अफ्रीका में एक नदी के किनारे जो है वो 20 शेरों को इकट्ठे पानी पीते जो है वो देखा गया और वो एक लाइन में जो है वो इकट्ठे जो है वो पानी पी रहे थे। फितरत और जंगली हयात के साथ ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात तो रूनुमा होते ही रहते हैं, लेकिन शहरों में देखने वालों की नज़र से ये वाक़यात अक्सर ही ओझल रहते हैं। चंद रोज़ कबल एक साथ 20 शेरों के पानी पीने की वीडियो बनाई गई थी और जो अब तेज़ी से मकबूल भी हो रही है। और ये वीडियो है जी जनूबी अफ्रीका में एक जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका है जिसे मालामाला कहा जाता है। और यहाँ सैंड नामी एक मशहूर दरिया है जिसके किनारे एक साथ 20 शेरों को इकट्ठे पानी पीते जो है वो देखा गया और इसकी वीडियो जो है वो अब वायरल हो रही है। वाह, वंडरफुल। और ये एक यूनिटी भी है। और जो लोग जंगलों में रहते हैं, लाइक जिनके जंगल एरिया है, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, चट्टानों वाले या घाटियों वाले इलाके में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शेरों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मारखोर हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारा कौमी जानवर भी है। तो अगर आप लोगों ने मारखोर देखना है, चित्राल में एक इलाका है जहाँ जिसको कहा जाता है शहर शाम, वहाँ पर आप शाम के वक्त जाएँ तो आपको तकरीबन 30 से 40 की तादाद में डेली वहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लोग भी खड़े होते हैं, इसलिए 30 से 40 लोग जो है वहाँ पर नीचे उतरते हैं और पानी लोग नहीं मारखोर जो है वो नीचे उतरते हैं और पानी जो है वो पीते हैं और वो भी बहुत खूबसूरत मंजर होता है। तो पाकिस्तान में भी आपको ऐसे खूबसूरत मनाज़िर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जरूर जाके एंजॉय करें। आगे खबर है हमारे पास फ्लोरिडा से। मियामी फ्लोरिडा ये अमेरिका में ख़ास तौर पर माना जाता है अपने बीचेस की वजह से, अपने जज़ायर के हवाले से, जिन्हें फ्लोरिडा केस भी कहा जाता है। तो एक समुद्री हयात को बचाने के लिए और ख़ास तौर पर समुद्री हयात की नर्सरी जो है, मूंगे और मरजान, उनके लिए मौसीकी का एहतमाम किया गया। और बहुत सारे ऐसे मौसीक़ार जो है वो स्कूबा डाइविंग का लिबास पहने हुए पानी के अंदर समंदर के नीचे उतरे और वहाँ पर जाके उन्होंने म्यूज़िक जो है वो किया और अपना जैम सेशन किया, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि बड़े ही प्यारा उन्होंने ऊपर से जो है वो इंसान और नीचे से
फ़िश का लिबास पहना हुआ है और वो मुशाबत दे के वो लोग फ्लोरिडा के समंदर में उतरे हैं। और उनको मनाने का मकसद ये है कि म्यूज़िक को प्रमोट करें, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो हमेशा एक हारमोनी और एक पीस का फैक्टर होता है। सो वो जो मेरीन लाइफ की हम पहले भी बात कर रहे थे, तो मेरीन लाइफ भी इस पूरी दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, तो मेरे ख्याल से बाउंड्रीज जो है वो इस तरीके से भी क्रॉस हो रही है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आप कहीं पे भी जाके म्यूजिक को जो है एंजॉय कर सकते हैं। और म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आपका दिन भी अच्छा हो जाता है और आप लाइवली भी फील करते हैं। अगली खबर हम एक ऐसी खातून की शामिल कर रहे हैं जो कि बड़ी ही स्ट्रेंज है और मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन थी। ये एक अमरीकी खातून है और उन्होंने जो है रेसिपीज बनाने का एक बड़ा मुनफरिद तरीका इख्तियार किया। वो आप सोच रहे होंगे कि क्या तरीका है, तो उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ों के ऊपर कतबे लगे होते हैं उनके ऊपर जो रेसिपीज होती हैं वो उनको ट्राई करती हैं और उसके बाद वो डिफरेंट किस्म की रेसिपीज बनाती हैं। और ये मुझे समझ नहीं आई। ये अमरीकी खातून है और इन्होंने इस तरह से ये जो है कारनामा सर अंजाम दिया है। और उनका अनोखा मशगला ये है कि वो कब्रिस्तान में कब्रों पर लिखे खुतबे पढ़ती हैं और इन पर तहरीर खाने की रेसिपीज जमा करती हैं और इसे बावर्ची खाने में आजमाती हैं। 33 साल रोजी ग्रांट जो है वो अब तक 23 मुख्तलिफ डिशेस बना चुकी हैं और इसमें मजीद जो है वो कह रही हैं कि और डिशेस भी बनाएंगी, जिसमें ब्लूबेरी पाई और स्पिट्स कुकीज़ जो हैं वो भी शामिल है। और इस तरह की वो मुख्तलिफ डिशेस जो है बनाती हैं। और 2021 में इन्होंने अपनी पहली डिश जो है वो आजमाई थी और उसके बाद जो है ये सिलसिला अभी तक ऑन गोइंग है, चलता जा रहा है। तो आप लोग भी जाएं अपने अपने पास के कब्रिस्तान में अपनी अम्मियों को लेकर और वहाँ पर जाके चेक करें कि क्या यहाँ पे ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे उनके ऊपर जो है वो दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है। यहाँ शेर व शायरी के बहुत बड़े मुनफरिद किस्म के शेर लिखे होते हैं, वहाँ से शेर व शायरी का भी बहुत ज़्यादा स्टफ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे। मैंने एक मंजर देखा था जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएट हो रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने मुल्क से जा रहे थे और बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो जब फ़्लाइट लेते थे तो कई मुसाफिर रह जाते थे। लेकिन ये एक जंगी सूरत हाल या एक बहुत ही हंगामी सूरत हाल में हो रहा था, लेकिन बहुत काम सिचुएशन में हम लोग ये तो जिक्र करते रहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको मैं बरतानिया की एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जहाँ पर एक परवाज़ ने मुसाफिरों को रनवे पर ही छोड़ दिया और मुसाफिर बहुत ज़्यादा हो गए थे उस परवाज़ में, इसलिए 20 से ज़ायद मुसाफिर वहीं पर रनवे पर रह गए। और ये वाक़या तब पेश आया जब परवाज़ ख़राब मौसम और ज़रूरत से ज़्यादा वज़न के बाइस ताख़ीर का शिकार रही। और तफसीलात के मुताबिक जहाज़ को मकामी वक्त के मुताबिक 9:45 पर उड़ान भरना थी, ताहम वो स्पेन के एयरपोर्ट से रात 11:30 बजे तक परवाज न कर सका, जिसके बाद मुसाफिरों को रज़ाकाराना तौर पर उतरने के लिए वॉलंटियरली यानी कि कहा गया। और फिर समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपलोड होने वाली वीडियो में जहाज़ के पायलट ने कहा कि आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं और मौसम ख़राब है, तो काइंडली वॉलंटियरली जो उतरना चाहता है वो उतर जाए और नेक्स्ट फ्लाइट से। बड़े उन्होंने जो है वो सेफ प्ले किया और उन्होंने कहा कि देखिए मौसम ख़राब है, लोड भी ज़्यादा हो रहा है, तो आगे आपको पता होगा कि फ़्लाइट के साथ क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप रज़ाकाराना तौर पर उतरना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें हेल्प आउट करें। तो इट वॉज लाइक डबल गेम उन्होंने की, लेकिन अच्छी चीज़ भी थी कि सेफ्टी के लिए उन्होंने ये मैयर लिए और लोगों का भी बहुत वो है कि उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया। अगली खबर जो है वो हम आपके साथ शामिल करने वाले हैं और वो ऐसी जगह की है जिसको डेथ वैली कहा जाता है। अब उसको डेथ वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अमेरिका की एक रियासत है कैलिफोर्निया और उसमें एक ऐसा रोड है जो कि 300 किलोमीटर तवील है और उस पर कोई टर्न वगैरह कुछ भी नहीं आता, स्ट्रेट रोड है और इसलिए इसको डेथ वैली यानी मौत की वादी भी कहा जाता है। एतमाद नहीं है, आपको किस पे एतमाद है? आपको क्या तब एतमाद होगा जब घर आके आपकी बरियत की चिट आपको कोई जज साहब दे देंगे? चोरी की है, जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमें कहते थे रसीदें निकाल के दिखाओ, तलाशी दो। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है और थर थर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। तो मैं दावत देता हूं आपको, न्याजी साहब आप आए, बेशक टोपी पहन के आए, टोपी पहन के आए। वो जो लश्कर साथ चलता है पीछे, वो बाकायदा पुराने ज़मानों के जो बादशाह थे जिस तरह वो चलते थे, मगर वो डरपोक नहीं थे, टोपी वो भी नहीं पहनते थे, उनके इर्द गिर्द हिसार ज़रूर होता था शील्डों का। आप शील्डों के हिसार में आए, आप टोपी पहन के आए, आप टोपी के अंदर बैठ के आए, मगर अदालत में आपको आना होगा। तोशाखाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। ये मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। आप जिस मर्जी कोर्ट में एप्लीकेशन डालें, मगर आपने तकनीकी बुनियादों पे इस केस को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की है। आप मेरिट पे आके केस क्यों नहीं आर्ग्यू करते? एक दिन भी मेरिट पे आपने बहस नहीं होने दी कि आपसे आपके अकाउंट के मुतल्लिक, पैसों के मुतल्लिक, तोशाखाना के तहाइफ के मुतल्लिक
कोई बाजपुर्स की जाए, कोई पूछा जाए, तो ये इमरान नियाजी के हीले बहाने हैं कि दूसरों को जेलों में डाला, दूसरों को पाबंदे सलासिल किया, दूसरों को डे टू डे ट्रायल चलवाए, और आज अपनी बारी आई है तो तोशा खाना से राह फरार इस तरह की है कि टोपी पहन कर भी अदालत में आने को तैयार नहीं है। और कल जो बात हुई इजरायली गवर्नमेंट के हवाले से, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा दरख्वास्त जमा कराई है कि पाकिस्तान में मुजाहिरीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुजाहिरीन को छोड़ा जाए, मुजाहिरीन को मुजाहरे का हक दिया जाए। यानी 9 मई को आप फौज पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं, कोर कमांडर की वर्दी को जो है आपका भांजा लेके खड़ा हो जाता है और उसकी बेहुरमती करता है, तो आप पाकिस्तानी फौज की वर्दी फाड़ें, आप उनके शोहदा की बेहुरमती करें, और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यानी ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी रिश्तेदारी थी, आपने पाकिस्तानी नजाद सादिक खान जो मेयर लंदन का उम्मीदवार था, उसके मुकाबले में एक इजराइल से मोहब्बत रखने वाले एक जैक गोल्डस्मिथ की आपने कैंपेन चलाई। आप कहते हैं बनी गाला भी मुझे इन्होंने ही तोहफे में दिया है, ये मेरे साबका ससुराली हैं। तो मुझे आज हकीम सईद मरहूम की बात याद आ गई। वो एक दानिशमंद दूर अंदेश शख्स थे, हमारी बहुत बचपन में उनसे मुलाकात भी रही, बुजुर्गों के हवाले से भी एक ताल्लुक था। वो ये फरमा गए थे कि पाकिस्तान में एक हुक्मरान आएगा, एक सियासी पार्टी आएगी जिसको इजराइल की हिमायत हासिल होगी और उसका एजेंडा होगा कि पाकिस्तान को तबाह करना है, और वो अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाएगा, वो इस मुल्क के कौमी सलामती के इदारों पर हमले करेगा। तो आज हकीम सईद की बात सच हुई कि ना हुई? और आज इजराइल जो है इसी वजह से आया है कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते हैं। वो भारत का राइट विंग हो, वो इजराइल का राइट विंग हो। इंडिया में भी क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इमरान नियाजी हमारा दोस्त है, वो गवर्नमेंट में रहेगा तो भारत का फायदा होगा क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। और कश्मीर के जो सौदे की बात है, ये अमेरिका से आता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड कप लेके आया हूं कश्मीर का। एक हफ्ते बाद कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए, आज तक वो मजालिम जारी हैं। और इजराइल जो निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम, जेनोसाइड, नस्लकुशी करता है, जो निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता है, जो उन पे मजालिम ढाता है, आज वो कह रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। इजराइल के दर्द को हम समझते हैं, उसके पेट में इसलिए मरोड़ उठ रहे हैं क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि 9 मई के वाकयात इजराइल के हक में थे, 9 मई के वाकयात भारत की राइट विंग पार्टीज के हक में थे, 9 मई के वाकयात पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश थे। ये जो इंटरनेशनल कैंपेन चलाई गई है जिसमें कहा गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह स्टेटेड क्लियर पॉलिसी है मेरी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह इस पर अमल करके दिखाएंगे। इन्होंने जो इंटरनेशनल चलाई कैंपेन कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तो 9 मई के लोगों को हार पहनाएं, उनको कोई अवार्ड दें, ये उसी कैंपेन का नतीजा। और ये लॉबियस्ट फर्म्स हायर की जाती हैं, इसीलिए हायर की जाती हैं कि ये पाकिस्तान को खोखला किया जाए, खुदा ना खास्ता। और मुझे ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग में हम कहते थे कि इजरायली शहरियों ने पैसे दिए, बैरी सी स्नैप्स नामी आदमी कौन है? आज साबित हो गया कि जिस जमात ने लॉबिंग की, जिस जमात ने पैसे लिए इजराइल से, आज इजराइल उसके हक में आके खड़ा हो गया है, और इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो इजराइल के एजेंट इमरान नियाजी साहब आके तोशा खाना का जवाब दें, पेश हों। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो डरते किस बात से हो, घबराते किस बात से हो? अदालत के सामने खड़े हो और कहो ये अकाउंट है, मैंने नहीं चोरी की, कह दो आके। मगर तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुमने चोरी की है, तुम्हारी चोरी साबित है, और तोशा खाना में एक एक इस कौम की पाई का हिसाब देना होगा।
अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ तारीख भी वो करेगी जो तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए इंसानों की तरह पेश हो और आके कानून का सामना करो। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को हमने देखा कि वो बार-बार अदालतों में पेश होते थे। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि खान साहब अदालतों में क्यों पेश नहीं होते? पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल एलीट है। पॉलिटिकल एलीट वो है जो समझती है कि हम अनटचेबल हैं। ये वो लोग हैं जो एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी दोस्तियां यारियां इस तरह की हैं कि जो समझते हैं कि हम हर कानून से मावरा है। मुझे बुलाया अदालत ने, अदालत की जुर्रत, मैं तो प्ले बॉय हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो बरतानिया में काउंटी खेलता था, मुझे तो बरतानिया की रॉयल फैमिली बुलाती थी, मुझे फलां बुलाता था। तो ये जो एलीट माइंडसेट है कि बाकी सब चोर हैं, मैं दूध का धुला हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं पाकिस्तान की स्टेट से बड़ा हूँ और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इस लाडले को कुछ लोगों ने भी ये आदतें डाली हैं। उसको ये बावर कराया कि तुम लाडले हो। वो लाडलापन निकल नहीं रहा उसके अंदर से। ये लाडलापन जल्द निकल जाएगा और ये निकलना होगा अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है। इमरान खान और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान को एक एक पाई का हिसाब देना होगा और अदालतों का सामना करना होगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे 300 किलोमीटर रोड का जो आप जिक्र कर रहे थे। उसका डेथ वैली के बारे में आपको बता रही थी। बिल्कुल, डेथ वैली और डेथ रोड भी उसको कहा जाता है और 300 किलोमीटर लंबा जो है ये रोड है और इसके ऊपर कोई भी टर्न नहीं है, इसलिए इसको डेथ वैली कहा जाता है। और जो इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए बनाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मोड़ नहीं है, आप कहीं से भी जो है वो टर्न नहीं कर सकते। आप टर्न भी नहीं कर सकते और इसीलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट तो जाती होगी 100%, 200 क्रॉस और मैक्सिमम भी जितनी जिसकी गाड़ी होती होगी उसके अकॉर्डिंगली जाती है। बिल्कुल, और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत में होती है, तो इसलिए ये भी थोड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है कि आप अगर यहाँ फंस गए तो बस फिर आप यहीं के होके रह गए। बस आप यहीं के होके रह गए और फिर कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक ऐसी खातून गोताखोर की जो पानी में जब उतरी तो उनके साथ नन्हे से ऑक्टोपस की एक वीडियो वायरल है और वो वीडियो आपको दिखाते हैं कि दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जब वो नेक्स्ट डे दोबारा से गई तो ऑक्टोपस ने उन्हें पहचान भी लिया। अब ये कैसा था ये हम लोग दिखाते हैं कि वहाँ पर एक खातून गोताखोर जो हैं वो जब उतरी हैं पानी के अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं मंजर, तो ये ऑक्टोपस ने उनके हाथ को जो है ना वो वहाँ पर आया और फिर नेक्स्ट डे भी उसने पहचान लिया और फिर अगेन जो है वो उनके पास आ गया। ये हैंडशेक वाला वो था कि फ्रेंडशिप हो गई है हमारी और अब हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। क्यूट। बिल्कुल, और अगली खबर इस एक वीडियो के हवाले से है जो कि आप यूजुअली जो है मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। यूएई की एक वीडियो है जिसमें एक अरबी बंदा जो है वो आता है एक उसके अंदर शोरूम के अंदर और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद रहा होता है, साथ वो किसी को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है जूस खरीदने के लिए, किसी को और टिप दे रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है, लेकिन उस बंदा जो है उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी पड़ गई है। यूएई की जो वो है हुकूमत है, उन्होंने जो है वो उसको मुतकब्बिराना सोच को फ़रोग़ देने के लिए गिरफ्तार कर लिया है और कहते हैं कि ये एशियाई बाशिंदा है। और इस शख्स की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें वो गाड़ी के शोरूम में जाता है, नोटों की गड्डियाँ लेकर दाखिल हो रहा है और कभी किसी को टिप दे रहा है, कभी किसी से और बातें कर रहा है और कह रहा है कि ये गाड़ी भी खरीदनी है, वो गाड़ी भी। तो वो जो है वो एक नेगेटिव थॉट्स को जो है वो प्रमोट करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर अब फर्दर जो है वो पेनल्टी भी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं क्योंकि अक्सर जो है वो लोग ये क्लेम करते हैं कि इस तरह की सूरत हाल हमें भी फेस करनी पड़ती है जब हम लोग जाते हैं दुबई के अंदर ख़ास तौर पर और वहाँ के शेखों के हवाले से। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसी किसी भी सोच की नफ़ी करने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है। फिर से अगेन एक और गोताखोर की खबर और एक और ऑक्टोपस की। ये है ऑस्ट्रेलियन एक गोताखोर जिनकी ऑक्टोपस के साथ ये वीडियो भी बड़ी वायरल है। और ये क्यों वायरल है? क्योंकि इनकी ऑक्टोपस के साथ बनी नहीं है और इन्होंने उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। अब ये हुआ क्या, ये आप लोग इस वीडियो में देखें कि ये उसकी वीडियो बना रहे थे और कैमरा उसने छीन लिया और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। तो इससे ये साबित हुआ कि हर ऑक्टोपस जो है वो फ्रेंडली नहीं होता, कुछ ऑक्टोपस जो है वो आपकी चीज़ें लेके भाग भी सकते हैं, तो इसलिए एहतियात बरतनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगली खबर जो शामिल करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए एज लिमिट जो है वो और भी कम कर दी है, और ये भी बोला 18 से कम जो है वो नहीं आ सकते, लेकिन 18 अबव जो है वो आ सकते हैं और अकेले आ सकते हैं। पहले शर्त थी कि आपके साथ किसी न किसी का होना ज़रूरी है, लेकिन अब आप अकेले जो है वो उम्रे की सादत जो है वो हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के एक अखबार के मुताबिक जो है वजारत हज और उम्रा ने की जानिब से बयान जारी किया गया, और जिसमें तमाम कंपनियों और इदारों से कहा गया है कि नए उम्रा सीज़न के दौरान बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के हवाले से मुकर्रर करदा कवायद ज़वाबित की पाबंदी जारी रखना बिल्कुल। पहले 40 साल तक था और अब जो है वो 18 साल तक कर दिया गया है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते थे कि हमारे साथ अगर कोई नहीं है जानने वाला, हम काफिले में नहीं जा सकते तो अकेले क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते। सो ये मसला हल कर दिया। लेकिन हाँ, एक वो जो आकिल उम्र होती है वो होती है 18, तो 18 तक का उन्होंने ब्रैकेट अभी भी रखा है। आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे बहुत ही अच्छी और प्यारी और बहुत पॉजिटिव खबर है, और ये है कि पंजाब पुलिस से रिटायर होने वाले डॉग्स से रिलेटेड। सो ऐसे डॉग्स जो पंजाब पुलिस से रिटायर होते थे, खबर तो ये है कि एसपी शहरबानो का ये बताना है कि रिटायरमेंट की तकरीब में एक रिटायरमेंट की तकरीब हुई है, और उसमें इन डॉग्स को सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया है। और 8 एएसपी शहरबानो के मुताबिक तीनों कुत्ते 8 साल तक स्पेशल ब्रांच में खिदमात सर अंजाम देते हैं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन इसके साथ है, और वो ये है कि पहले ये होता था कि ये जो डॉग्स थे ये बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, लेकिन इसके बाद चूंकि ये बूढ़े हो जाते थे जब ये रिटायर थे, तो रिटायर होने के बाद इनको इंजेक्शन लगाया जाता था, और उस इंजेक्शन की वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती थी, जहर का इंजेक्शन। लेकिन अब इसको चेंज किया गया, और इसमें आईजी पंजाब ने खुद इन्वॉल्वमेंट किया, और उनकी तरफ से कहा गया कि अब हम अडॉप्टेशन की एक पूरी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। सो आप लोग पंजाब पुलिस से अभी रब्ता कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो डॉग्स हैं जब वो रिटायर होंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली पहले से आप उनके साथ वो कर लें, अडॉप्टेशन का वो जो भी मुआहदा होगा वो डॉग आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। अब अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे, और वो ये है कि जो मून के ऊपर जाने के लिए जो स्पेशल बूट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए अब कहा गया है कि अब उनकी जो है वो अच्छे तरीके से हिफाजत की जाए। जब आप दुश्वार तरीन रास्तों से गुजरते हैं या इस तरीके से जहाँ से भी गुजरें जहाँ से उनको नुकसान पहुँचने के चांसेस हैं, वहाँ से उनको जो है वो बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत कारआमद होते हैं। वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो चांद के ऊपर रह जाते हैं, वो आपके लिए मज़ीद जो है वो निशानदेही भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन फुटप्रिंट्स को जो है वो सेव रखें। और 1972 के दरमियान जो है वो चांद पर कदम रखने वाले खलाबाजों के फुटप्रिंट्स आज तक मौजूद हैं, तो आगे मजीद भी अगर ये फुटप्रिंट्स जो है वो मौजूद रहें तो इसलिए बेहतर है कि चांद पर जाने के लिए जो भी आपके बूट्स हैं उनकी हिफाजत। एग्जैक्टली। एक और बेवकूफ़ नौजवान की खबर है मेरे पास, और वो है नौजवान जापान से ताल्लुक़ रखने वाला, जहाँ पर उसने एक जापान से ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ है कनाडा से, लेकिन इसने ये हरकत की है जापान के अंदर। सो जापान में ये कैनेडियन नौजवान है जिसने 8वीं सदी, मतलब कि आज से कोई 12-13 सदी पहले 8वीं सदी में इसने तारीखी टेंपल जो है उसकी लकड़ी के सतून को इस्तेमाल किया है नाखून को अपने तराशने के लिए, और जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये 17 साल लड़का है जिसने ये जापान के शहर नारा में दुश्वानी के टेंपल को जो है ना, वहाँ पर एक लकड़ी थी और उसके सतून को इस्तेमाल किया था अपने नाखून तराशने के लिए। नहायत ही बेवकूफ़ किस्म का वैसे ये खबर था। अगली खबर जो है वो हम आपके साथ शामिल करने वाले हैं, वो है हैरी पॉटर की एक किताब के हवाले से कि 30 पाउंड में एक किताब जो है वो ख़रीदी गई थी, और अब वो कितने में फ़रोख्त हो रही है ये आप सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे। वो किताब फ़रोख्त हो रही है जी 10,500 यूरो में फ़रोख्त हो रही है, और देखें कि 30 पाउंड में ख़रीदी गई और अब कितनी ज़्यादा कीमत जो है वो उसकी देनी पड़ रही है। तो ये एक किताब जो थी, मैं कहती हूँ कि बुक्स जो है वो ख़रीदते रहना चाहिए, और उससे भी कि आप इसको रीड करें, लेकिन आपको इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो उससे फर्दर ऑन मिल सकते हैं। यस डेफिनेटली। और अब जो है ना वो एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़े की खबर वो ये है कि इटली में एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक ऐसा होटल है, ये वीडियो भी मैंने अलबत्ता देखी है, और इसके हवाले से भी जब बड़े मुझे शकूक व शुबहात थे, लेकिन डेफिनेटली ये है जहाँ पर टिड्डियाँ जो होती हैं उनको पाउडर बना के और उन पाउडर से फिर मैदे की फॉर्म में बना के उनकी मैक्रोनीज़ या स्पैगेटीज़ या इस किस्म की चाइनीज़ डिशेस तैयार की जाती हैं, जो कि बहुत ही मकबूल है। और ख़ास तौर पर पास्ता इसका बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, और ये पास्ता बहुत एक्सपेंसिव है, इसको लोग खाने के लिए आ रहे हैं। और जो एक फ़ीमेल हैं जो खा रही थी, उनके ये रिव्यूज़ थे कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वो टिड्डियों के वसाइल वो जो वज़ाइफ होते हैं ना, ठीक है, और वो अहमियत वो मेरे जैसे लोग जो पास्ता के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद पास्ता खाने से बिल्कुल इनकारी हो पास्ता नहीं पसंद आया। बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन अब आज के बाद मैं पास्ता को बाइकआउट कर लूँगी। ओके, सो मेरा ख्याल है कि आप ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वापस आके आपको मिलवाते हैं, कहीं मत जाएँ। सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम को जेर करने के लिए रियासती दहशतगर्दी का इर्तकाब कर रही हैं। भारतीय अफवाज ने कश्मीर को उसके बाशिंदों के लिए जहन्नुम बना दिया है। कई बैनुल-अक़वामी तंजीमें मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुकी है। मोदी को याद रखना चाहिए कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को वहशियाना हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। कश्मीरी अवाम हकूक़ बिरादरियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलबों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहते हैं, जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी भी है और जिसके हवाले से आगाही देना भी बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद की मौजूदगी और उसका किस तरीके से जो है वो फैलाया जा रहा है और उसमें हम अपना किस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। इसके हवाले से हम बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद भी होते हैं जो इसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं और बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी भी डालते हैं। आज अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ये मौजूद ज़ेर बहस है, वहाँ पर क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एतबार से जो इसकी आगाही फैलाई जा रही है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी के ऊपर बात करने के लिए रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर इनामुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त ज़ेर बहस जो मौजू है गुस्ताखाना मवाद की तशहीर, उस पर अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं या किन किन रिसर्च पे काम चल रहा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप जानते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है और आइन में उसके दायरा कार को और हदूद को मुतय्यन किया गया है। उसके मुताबिक ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बुनियादी तौर पे तो क़वानीन को देखती है कि क़वानीन में अगर कोई ऐसी बात हो जो शरीयत से मुतसादिम हो तो उसकी निशानदही करे, ख़्वाह वो मौजूद क़वानीन हो या जो क़वानीन बनते हैं बिलों की शक्ल में। इसके साथ साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक अहम फ़र्द मनसबी ये भी है कि वो मुआशरे में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर लोगों की रहनुमाई करे कि वो इस्लामी तर्ज़ मुआशरत किस तरह इख्तियार करें। ज़ाहिर है कि इस्लामी तर्ज़ मुआशरत में ये बहुत एक वसी दायरा है। हमारे एतिक़ादात और हमारे आमाल, हमारे रवैयों और अखलाक़ियात, मुआमलात, इन सब को ये मुहीत है। बदकिस्मती से ये जो इशू है तौहीन का कि लोग मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, इस्लामी शायर की तौहीन करते हैं, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये तो शुरू से चला आ रहा है। जब से दुनिया में इंसान मौजूद हुए
और बिलखुसूस हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये सिलसिला तो चल रहा है, हक़ और बातिल का ये सिलसिला तो शुरू से है। लेकिन ये कि जब से सोशल मीडिया आया है तो इसमें मीडिया और फिर बतौर ख़ास सोशल मीडिया, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही इजाफ़ा हुआ है। पहले ये होता था कि अगर कोई किसी मजलिस में कोई तौहीन की बात होती तो वो बहुत उसका असर महदूद होता जी। अब हर फ़र्द तक उसका यानी पता चलता है, उसके असरात पहुँचते हैं, यहाँ तक कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो यहाँ तक पहुँचता, तो यहाँ आता है और हर आम आदमी को भी उसका पता चल जाता है। जब से इन वाक़यात में यानी शिद्दत आई, कसरत आई, तो कौंसल अपने उस फ़र्ज़ मनसबी को पूरा करते हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो कौंसल का तरीक़ाकार है, कौंसल के एजेंडे पर ये उमूर आते रहे। और उसमें कौंसल ने एक तो उसूली तौर पर ये सिफारिश की है कि जो शायर इस्लाम है, अहकाम इस्लाम है, शायर है, मुक़द्दसात हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर कुरान मजीद है, काबतुल्लाह है, मस्जिदें हैं, नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इनकी ताज़ीम ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। बिल्कुल सूरह हज में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, और उसी रुकू में है कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, यानी ये दिलों के तक़वे का तकाज़ा है कि लोग शाइरुल्लाह का एहतराम करें और उसकी ताज़ीम करें। उसकी ताज़ीम में जैसे ये शामिल है कि मैं अपने तौर पर ऐसा कोई अमल ना करूँ, कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिससे तौहीन लाज़माती हो। इसी तरह अगर कोई दूसरा बंदा करता है तो ये भी मेरा एक फ़र्द बनता है कि मैं अपने दायरे कार में रहते हुए उसको रोकने की कोशिश करूँ। तो कौंसिल ने उसूली तौर पर ये सिफारिशात की हैं। और फिर जो एक सबसे अहम दो चीज़ें अहम हैं, एक तो ये कि हमारे पास खतूत आते हैं अफराद की तरफ से भी और फिर इदारों की तरफ से भी, उसमें पुलिस की तरफ से भी, FIA की तरफ से भी और आम शहरियों की तरफ से भी, आम शहरियों की तरफ से भी। उस पर हम बताते हैं, पहले तो ही बताते हैं कि क्या तौहीन हुई है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम इशू है कि एक चीज़ को लोग तौहीन समझते हैं लेकिन वो हकीकत में तौहीन नहीं होती, लेकिन वो लाइल्मी की वजह से। तो अगर तौहीन न हुई हो तो हम बता देते हैं कि इसमें तौहीन नहीं, और अगर हुई हो तो हम बता देते हैं कि तौहीन है। दूसरा अहम काम जो है, मैं दूसरे काम की तरफ बिल्कुल आता हूँ। एक खबर है हमारी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स के आगाज में ही 225 पॉइंट से जायद का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,383 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स के आगाज में ही 225 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,383 पर पहुंच गया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स के आगाज में ही आज 225 पॉइंट से जायद का इजाफा देखने में आया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,383 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार, 100 इंडेक्स के आगाज में ही 225 पॉइंट से जायद का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,383 पर पहुंच गया। जी डॉक्टर साहब, दूसरा तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दूसरा अहम काम हुआ हमारी सिफारिशात के नतीजे में। वज़ारत मज़हबी उमूर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें अदालतों ने भी उनको हिदायत की थी। कुछ PTA ने उनसे रब्ता किया था कि उनके पास मवाद आता है, लोग शिकायत करते हैं कि तौहीन आमेज़ मवाद है। PTA या FIA? FIA ने भी, लेकिन ज़्यादा PTA ने। PTA का मसला ये था कि दायरे के वहाँ टेक्निकल लोग मौजूद हैं लेकिन मजहबी उमूर के माहिरीन नहीं है, तो उनको मुश्किल ये पेश आ रही थी कि लोग शिकायत करते हैं कि ये जो मवाद है ये तौहीन आमेज़ है। तो उनका ये था कि हमें समझ नहीं आती कि कैसे तौहीन आमेज़ है या नहीं। फिर जब हमसे पूछा जाता है कि इसमें क्या तौहीन आमेज़ है तो हमारी रहनुमाई की जाए। तो वज़ारत मज़हबी उमूर ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कौंसिल की नुमाइंदगी है, मैं उसमें हूँ और हमारे एक और ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर मुहिद्दीन हाशमी साहब ओपन यूनिवर्सिटी के, वो चेयरमैन है। तो उसमें स्कॉलर्स हैं।
उसमें हम इस मवाद को देखते हैं और बताते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिनको ब्लॉक करना चाहिए और कौन सी ऐसी है कि नहीं, इसको यानी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। एक अहम काम ये होता है। उसी के तसलसल में PTA पर भी कुछ लोगों की तरफ से ये यानी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा था कि PTA कुछ नहीं करता। तो PTA ने परसों हमें बुलाया था, हमारे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबल अयाज़ को और एक मेंबर थे और हम रिसर्च के लोग भी थे, कि उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी और उसमें ये तफसील बताई कि अब तक PTA ने क्या किया। तो अच्छी पेशरफ्त है, उसमें कुछ मुश्किलात भी हैं। तो इस तरह कौंसिल अपने दायरे कार में मिलजुल रहते हुए डॉक्टर साहब इस चीज़ पे भी नज़र डालिएगा कि आप किस किस्म के मवाद को जो है सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं? देखिए, एक तो हमारा जो कानून है, मुल्क का कानून आईन है और फिर उसके कानून है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में जी। उसमें बहुत सारी खद्दुखाल और खतूत तय किए गए हैं कि ख़ास तौर पे जो 295 C से लेकर 295 से लेकर 298 तक, तो उसमें जो चीज़ें तय की गई है तो उसके मुताबिक हम फिर सिफारिश करते हैं। उसमें एक तौहीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है कि तौहीन में क्या आता है। मसलन अगर हमारे पैगंबर के कार्टून बनते हैं या कुरान मजीद को कोई जलाता है, तो ये तो ज़ाहिर है कि तो है, हर बंदा समझ सकता है। उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि किसी की तकरीर या तहरीर से कहीं मुआशरे में मुनाफरत तो नहीं फैल रही है। अच्छा, फिर कवारियत को तो हवा नहीं मिल रही है, चाहे वो मुसलमान किसी की तरफ से दूसरे मजहब की तौहीन की जा रही हो। तौहीन तो देखिए कि तौहीन और इहानत ये तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं। मुसलमान मज़हब की क्या, बल्कि हमारे मज़हब में तो ये कि आप किसी जानवर की भी तौहीन न करें। जानवर की क्या कि हम जो सादा कागज़ है, यानी कुरान मजीद तो मुक़द्दस किताब है, सादा कागज़ जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ हो, जो आपके सामने कागज़ लिखे हुए हैं, इसकी भी तौहीन न की जाए। तो हमारा मदद तो यूँ कहता है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये बहुत सारे मामलात देखने में आए और फिर उसके ऊपर FIA भी काम कर रहा है, जिस तरीके से आपने फरमाया भी काम कर रहा है। तो लेकिन अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी अहादीस का मवाद मौजूद होता है जो हमें मालूम नहीं होता कि ये मुस्तनद है, ठीक है, ज़ईफ़ हदीस हैं, और उनको भी बग़ैर तस्दीक के आगे फैलाना, क्या ये जायज़ है? ये आपने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई और ये ऐसा हो रहा है। तो अवेयरनेस के बग़ैर तो कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह एक बच्चे को भी यानी अपने जो उसके अपने मामलात हैं कि वो किस तरह लिबास तब्दील करे, उठना बैठना, वो भी माँ उसको समझाती है, ये भी एक अवेयरनेस की एक शक्ल है। तो इसी तरह इस मौजू पर भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और उसमें एक तो आवाम के लिए हमारा जो मिंबर व महराब है जी, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान ने हमें कौंसिल को ये ज़िम्मेदारी भी दी थी कि हम इस तरह के मौज़ूआत की तायीन करें कि और लोगों को बताए कि उलमा इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। फिर उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार आता है, क्योंकि मिंबर व महराब का दायरा वसी भी है लेकिन कुछ महदूद भी है। और मीडिया जो है वो तो हर घर, बल्कि अब तो हर जेब में पहुंच गया है, तो उसका बहुत किरदार है। क्योंकि तौहीन की इशाअत भी मीडिया के ज़रिए से हो रही है, तो इसकी रोकथाम भी मीडिया के ज़रिए से होनी चाहिए। तो इसका ये बहुत अहम है। हदीस के मुताल्लिक़ आपने कहा जी, ये बहुत अहम बात है। हदीस में तो ये आता है कि जिसने मुझ पर झूठ बोला तो उसके लिए यानी ठिकाना आग है। तो उसमें ये इस पे मेरे पास एक दो और सवालात भी हैं, मैं चाहूँगा हम उस पर भी तसलसल से गुफ्तगू करें, लेकिन न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। न्यूज़ ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की मौजूदगी और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे बातों का सिलसिला जो है वो जारी जी। डॉक्टर इनामुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अहादीस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो ज़रा रोशनी फरमाइएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अहादीस कुरान मजीद भी और अहादीस में यानी कि
बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मुझ पर झूठ बोले तो वो अपने लिए आग का ठिकाना तैयार करे। अब झूठ में जैसे ये भी आता है कि कोई झूठी हदीस बनाए अपनी तरफ से, तो ये भी झूठ है। तो अगर कोई हदीस सही हो लेकिन कोई उसको इरादतन गलत पढ़े तो ये भी उस वईद में आता है। फिर इस तरह जो चीज़ हदीस ना हो तो उसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, तो जब तक कोई यकीनी बात ना हो कि ये हदीस है, उसको शेयर करना और उसको आगे पहुंचाना ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडी होगी है, मोबाइल में या सोशल मीडिया पे ही हमें मिलती है। कोई ऐसा आसान तरीका जहाँ से जो है वो इन अहादीस की या कुरानी आयात की तस्दीक बासानी तरीके से हो सके? ऐसे ऐप्स मौजूद हैं कि उसमें सही अहादीस या जो भी अहादीस है वो है, लेकिन उसमें भी मसला ये होता है कि वो चूँकि उसके लिए कुछ ना कुछ आलिम होना चाहिए। मसलन मेरे पास एक ऐप है, लेकिन ये कि वो उलमा ही समझ सकते हैं। अलबत्ता उर्दू में ऐसे हैं कि मसलन अरबी में हदीस देते हैं, फिर अंग्रेज़ी तर्जमा होता है, फिर उर्दू तर्जमा होता है, और वो सही अहादीस है। तो ऐसी चीज़ें मौजूद है बहुत। अच्छा, अभी हम ऑफर एक बात कर रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस में ये सोशल मीडिया के गुस्ताखाना मवाद जो है, इसकी रोकथाम के लिए अगर बच्चों से मुखातिब होकर, क्योंकि यही जनरेशन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो ये कितना अहम है, और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस इदारे को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए और काम करना चाहिए? HEC की तरफ से होना चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सिफारिश पेश करनी चाहिए? इसमें तो शक नहीं है कि असल जो इसका यानी तरबियत की जगह है वो स्कूल है, माँ का गोद और स्कूल है। तो अगर इन चीज़ों को हम स्कूल की सतह पर ले आए इस तौर पे कि उसको आसान कर ले, बच्चों की सतह के मुताबिक कर ले, और उन क़वानीन का कुछ तारुफ़ कराएं और शरई अहकाम का तारुफ़ कराएं इसी उन्वान से, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम अहम है और होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये वो इदारे कर सकते हैं कि जो इदारे इस काम के लिए बने हुए हैं। HEC तो यूनिवर्सिटियों की सतह के लिए है, तो यूनिवर्सिटियों के लिए वो ये काम कर सकते हैं, और ख़ुद यूनिवर्सिटी के भी इस हद तक तो आज़ाद होते हैं कि वो अपने निसाब में इस तरह की चीज़ें वो शामिल कर ले HEC के उस हदूद में रहते हुए। स्कूल के लिए जो वज़ारत तालीम के इदारे हैं और वज़ारत तालीम, और कुछ शायद कुछ काम हो भी रहा हो लेकिन ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है कि कम अज़ कम 5वीं 6वीं या 9वीं 10वीं की सतह पर इस तरह के यानी निसाब में, इस्लामियात का जो निसाब है उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल वो इससे मुताल्लिक कि जो लोग इसमें गिरफ़्तार होते हैं, आप लोगों की तो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ गुफ्तगू हो रही है, जब उनसे आप बात करते हैं कि जो जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको जब देखा जाता है तो वो क्या किस के तहत ये काम कर रहे होते हैं? उन्हें कोई जहनी मसला है या कुछ और वजह थी? हमारा तो खैर उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं होता। कि मुख्तलिफ इदारों के साथ आपका हमें तो सिर्फ वो मवाद भेजते हैं कि हम बताएं कि क्या ये तौहीन में आता है कि नहीं, कुछ तहरीरी और कुछ वीडियोस भेजते हैं। अलबत्ता जो लोग उनसे बराह रास्त काम करते हैं उनकी ज़बानी ये मालूम होता है कि इसमें हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे कि जो नज़रियाती तौर पर यानी ठीक नहीं होते और वो ख़ुद इन चीज़ों को चाहते हैं, सही। कुछ किसी तरगीबात के तहत करते हैं कि उनको कोई तरगीब मिलती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कुछ लोग नफ्सियाती उसके शिकार हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि वो बेचारे लाइल्मी भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ है, तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए यानी हर सतह पर काम हो, कानूनी सतह पर भी हो, लेकिन सिर्फ कानून से हम मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। कानून तो एक आखिरी दर्जा होता है। हम तालीम व तरबियत के ज़रिए से, शऊर आगही के ज़रिए से, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मिंबर और महराब के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से अवेयरनेस से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और ख़वातीनो हज़रात, यही इस वक्त कोशिश है कि हम लोग आगे बढ़ें और इसके ऊपर बात करें और इसके ऊपर सोचें, फ़िक्र करें,
क्योंकि जब हम सोचेंगे और फिक्र करेंगे तभी हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बेहतरी की तरफ जाई जा सकती है। और एज अ वन यूनिट जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है कि आपकी फैमिली जो है वो भी इसमें जो है वो घर से चीज़ें स्टार्ट हो, उसके बाद आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद जो है वो आप गवर्नमेंट पे या किसी भी दूसरे इदारे पे जो है वो इस चीज़ के लिए डिपेंड करें। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी एक कौम की हीरो बेटी से जिन्होंने हीरो इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, और ये चैम्पियनशिप इंटरनेशनली चल रही थी बैंकॉक थाईलैंड में 2023 की, और वहाँ पर उन्होंने 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीते हैं। आयशा अयाज इनका नाम है। 12 साल उम्र की ये कैटेगरी में फाइट में सिल्वर जबकि पंसे में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। याद रहे कि आयशा पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सवात से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र तरीन इंटरनेशनल टाइक्वांडो स्टार हैं जो 8 साल की उम्र से मुसलसल 7 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं। माशाल्लाह, ये आप लोग उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं, और आपकी मुलाकात करवाते हैं आयशा अयाज से। और आयशा अयाज से मुलाकात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में तेजी देखी गई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में तेजी, डॉलर की कदर में कमी और पैसे और रुपया मुस्तहकम होता हुआ देखा गया, और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे पर सस्ता हो गया, और इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखी गई है, और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखी गई, और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए और 32 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो ये 3 अरब डॉलर का जो माहिदा हुआ है, आज उसकी मंजूरी भी होने जा रही है। हमें पहले ही माहिरीन ने कह दिया था और हुकूमत ने भी ये बताया था कि जब IMF के साथ माहिदा तय पा जाएगा तो जो 2 ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंतजार कर रही हैं IMF के माहिदे का और IMF के सर्टिफिकेशन का, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो हमें फंड देंगे और लोन देंगे, तो हमारे ज़र वबादा के ज़खायर मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे। आज हमने देखा कि आज दोबारा मार्केट जब स्टार्ट हुई तो डॉलर का रेट 1 रुपए 32 पैसे कम हुआ, और ये इसी वजह से क्योंकि कल जो सऊदी अरब ने तकरीबन 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को जो फराम किए हैं उससे हमारे जो रिजर्व्स हैं वो स्ट्रांग हुए हैं, तो उसका असर मार्केट में पड़ा है और ये पैसे जो है वो उसने अपने आप को डीवैल्यू किया है। आज अगर ये हमारी जो मंजूरी होने जा रही है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत, तो हमें तकरीबन 1.2 अरब डॉलर और मिलेंगे, जिसके बाद मजीद डॉलर की जो कदर है पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी और रुपया मजीद तगड़ा हो जाएगा। माहिरीन का यही कहना है कि जैसे जैसे हमारे ज़र मुबादा के ज़खायर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे वैसे ही डॉलर का रेट जो है वो मजीद नीचे आता जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि आगे पाइपलाइन में और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसमें हमें लोन्स मिलने के भी एक्सपेक्टेशन हैं और ज़र मुबादा के ज़खायर भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशन हैं। तो ये पूरा महीना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डॉलर की रेट्स में कमी ज़्यादा देखी जाएगी, और बस आज एक जो हतमी मंजूरी होनी है जो कि एक सेरेमोनियल सी चीज़ है, जैसे ही वो मंजूरी होती है आप देखेंगे कि PSX भी आज सुबह से काफ़ी तेज़ी में जा रहा है और इसी तरीके से बाकी इंडिकेटर्स भी काफ़ी बेहतर करते रहेंगे। तो ये माह काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी मईशत के लिए और उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफ़ी बेहतरी होगी। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखी गई है और रुपया मुस्तहकम हुआ है। आपको मिलवाते हैं वही कौम की हीरो बेटी जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जिन्होंने इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अयाज। अस्सलाम वालेकुम आयशा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आयशा। इतनी कम उम्र में बच्चे आपने पाकिस्तान का नाम जो रोशन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड थैंक यू सो मच कि आप बच्चों को भी इस तरफ लेकर आ रही हैं।
कैसे आपको ये शौक हुआ कि 8 साल की उम्र में आपने ये चैंपियनशिप और ये तब सब ताइक्वांडो की तरफ जाना, कराटे की तरफ जाने का सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे सलाम किया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं बचपन से मेरा बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। मेरा बहुत बड़ा ख्वाहिश था। और मैं छोटी थी कि मैं अपने पापा के साथ एकेडमी जाती थी। जिधर भी मेरे पापा जाता था मैं उधर उनके साथ जाती थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मेरा बाप जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोच है और वो मुझे सपोर्ट करती है। और मैं थाईलैंड में गई, उधर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और मैंने 3 मेडल हासिल की, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल। और मेरे पहला फाइट जो था वो थाईलैंड के साथ था, दूसरा फिलिपाइनिया के साथ था। क्या बात है, आपकी एनर्जी जो है ना वो भी बड़ी स्ट्रांग है, आपके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल तो बड़ी एनर्जेटिक लग रही है। आयशा, इसी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि ताइक्वांडो तो बड़ी टफ गेम है और मुझे याद है कि मैंने कुछ अर्सा पहले कराटे शुरू किया था तो 2 दिन बाद ही मैं भाग गई थी कि बड़ी इसमें मार पड़ती है। आप किस तरीके से इतनी स्ट्रांग और इतनी टफ है कि आप अभी तक ये गेम खेल भी रही हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं? जी, वो कराटे नहीं है जो लोग मार खाते हैं, ये मार्शल आर्ट है, ये ताइक्वांडो गेम है। इसमें लोग ज्यादातर जख्मी भी नहीं होते। ये बहुत अच्छा गेम है और किसी को तकलीफ भी नहीं देते। अच्छा, थोड़ा सा बताएं इस गेम के हवाले से कि इस गेम के रूल्स क्या होते हैं और ख़ास तौर पर आपने ये जो फाइट्स की हैं, ये जो कंपटीशन था आपका अभी रिसेंटली चैंपियनशिप, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जिससे कि आपको भी पता है कि बाहर मुल्क की लड़कियां या लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो उन्हें बहुत सब कुछ की सहूलत होती है और हमारे पाकिस्तान में तो सहूलत नहीं मिलती किसी को। लेकिन बहरहाल मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरे पापा ने भी मेरे साथ मेहनत की तो मैं इसीलिए आगे बढ़ी। वरना वो लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। थाईलैंड में जो है उसमें एक लड़की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल उसने जीती है, तो थाईलैंड का नाम इसीलिए बड़ा है। वरना पाकिस्तान में इंशाल्लाह और थाईलैंड से भी मैं आगे नाम पाकिस्तान के करूंगी इंशाल्लाह जब मैं ओलंपिक्स का मेडल जीतूंगी। और इनका रूल्स ऐसे है कि जब आप नीचे मारते हो तो आपसे फॉल होगा, आपसे 1 पॉइंट करके उस लड़की को मिलेंगे। जब आप फेस पे मारोगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा। जब आप पेट पे मारोगे, वो चिस्कार्ड जो होते हैं उस पे मारोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। आयशा ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस हवाले से। आयशा, ये भी बताइएगा कि आप डेली कितनी प्रैक्टिस करती हैं इस हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि आपके फादर जो हैं वो आपके कोच हैं, तो ये है कि मतलब ऑल द टाइम आप प्रैक्टिस कर लेती हैं किसी भी टाइम पे, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम रखा है कि इतने घंटे जो है या इतना टाइम जो है मैं प्रैक्टिस करूँगी? नहीं, वैसे तो दिन में मैं ज़्यादा फ्री भी नहीं होती तक, क्योंकि मेरे सर पे ऊपर बहुत काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं जो है मैं 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, जब मैं कंपटीशन के लिए जाती हूँ तभी मैं 4 घंटे गेम करती हूँ। क्या बात है, आप कौन सी क्लास में हैं और आपकी जो कहा कि पूरे दिन आप बिजी रहती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, तो जरा दिन की रूटीन भी बताएं। जी, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं पहले नमाज पढ़ती हूँ, फिर स्कूल के लिए तैयारी करती हूँ। जब मैं स्कूल जाती हूँ तभी मैं स्कूल से जब आती हूँ तो मैं फिर नमाज पढ़ के मदरसा जाती हूँ। जब मदरसा से आ जाऊँ तो जल्दी जल्दी मैं पैकिंग करके मैं गेम जाती हूँ। और जब गेम से मैं आई तो मैं 8 बजे होते हैं या 9 बजे होते हैं, जल्दी आ जाऊँ तो फिर जल्दी जल्दी अपने स्कूल का बैग ले लूँ और जल्दी जल्दी ट्यूशन करूँ। जब ट्यूशन से आ जाऊँ 10-11 बजे होते हैं। वाह वाह, क्या बात आयशा है। की बहुत ही हेक्टिक रूटीन है और आयशा उसको बड़े अच्छे से कैरी कर रही हैं। आयशा, ये भी बताइएगा कि आप बीइंग अ गर्ल जो हैं, इस तरीके से ताइक्वांडो की प्लेयर भी हैं, चैंपियन भी हैं, किस तरह से लगता है जब आप स्कूल में जाती हैं या अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं वो आपको किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं? कि मुझे सब लोग कहते हैं कि आपसे स्कूल में कोई डरते हैं या नहीं डरते, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती। कोई मेरे साथ कुछ ना कहे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और वो भी लड़के, उन पे भी 2 पाव और मेरे भी 2 पाव, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती। और जब कुछ कहती हूँ तो फिर मिट्टी सी कहती हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा, आपने कितने लोगों को मजीद इंस्पायर किया जो आपको देखकर आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, लड़के, बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि आयशा ने इंटरनेशनली जाके कॉम्पीट किया है तो हम भी कर सकते हैं, और फिर वो आपके फादर के पास आए हों या उन्होंने एकेडमीज ज्वाइन की हों, तो कितने मजीद बच्चों को आपने इंस्पायर किया है?
नहीं, ये तो सबका ख्वाहिश होता है कि मैं आयशा यास के तरह बनूं और शाहिद अफरीदी की तरह बनूं। सब लोग बड़े बड़े लोगों की तरह ख्वाहिश करते कि मुझे ये बनना चाहिए, लेकिन मैं उनके वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी बेटों की या बेटियों की जो भी ख्वाहिश है आप उसे पूरा कीजिए। जब आप उसे पूरा कीजिए तो वो आपको उसका कोई सिला ना सिला आपको मिल जाएगा ज़रूर। और जिससे कि मेरे बाबा ने मेरा ख्वाहिश पूरा की है और आज मैं इस मुकाम पर हूँ, तो उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। और मुझे भी सपोर्ट मेरे वालिद साहब मेरे कोच करते हैं। वाह क्या बहुत बात अच्छी है। बात की आपने आयशा के बच्चों को जो है वो उनकी जो भी विशेष हैं उसमें सपोर्ट करें। आयशा ये बताएं कि आगे आपके क्या टारगेट्स हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं जिनमें आप हिस्सा लेने के लिए प्लानिंग कर रही हैं? अभी तो फेडरेशन ने मुझे नेशनल कैंप के लिए भी दरख्वास्त की कि आप नेशनल कैंप के लिए आ जाओ। अब मैं ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद नेशनल कैंप जाऊंगी और उधर से जब आऊंगी तो मैं बेरूत जाऊंगी, उधर कंपटीशन इंटरनेशनल G2 उधर जाऊंगी। और फिर मेरा आखिरी टारगेट जो है वो ओलंपिक से इंशाल्लाह मैंने कहा भी है, कहूंगी भी और कह भी है कि मैं इंशाल्लाह ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। आपका जो है ना हौसला वो बहुत ही बुलंद है और बड़ा ही पुख्ता है। अच्छा मुझे कि आपके जब फादर के साथ सेशन होता है तो फादर आपके कोच हैं, तो वो डांटते भी होंगे डेफिनेटली और आपको सिखाते भी होंगे। तो फादर की सबसे जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ क्या लगती है जब वो एज ए कोच आपके साथ होते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो डर जिस बात से उनकी लगता है प्रैक्टिस करते हुए, तो वो भी बताएं। जब मैं मैदान में जाती हूँ ना तभी मेरे पापा जब उस लड़के को देख ले तो मेरे पापा पे परेशान वो लगता है। मैंने कहा पापा तुम क्यों परेशान लगते? कहते हैं कि नहीं मैं परेशान नहीं लगते, आप इनको ऐसे खाओगे कि कोई भी इनको खा नहीं सकते, आप ऐसे उसको ऐसे पीटेंगे। मैंने कहा कि पापा हाँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों की दुआ की वजह से इनको जरूर मारूंगी। और पहले वो मुझे डांट देती है और फिर वो जब हम पहली फाइट करते हैं तो वो तो बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि पहले मैदान में आप जाते उनको आप चेक करते कि वो कैसे फाइट आपके साथ करते, तो बहुत ही सख्त मुकाम वो पहले होते हैं। आयशा बहुत प्यारी और क्यूट बातें कर रही हैं आप। आयशा ये बताइएगा कि आपको कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जिसके साथ कंपटीशन करने में बड़ा मजा आता हो, चाहे वो आपके फादर हो या कोई और दोस्त, उनका नाम जरूर बताइएगा। हाँ, मुझे जो ट्रेनिंग करते हैं मेरे फोमसो का सर जो है वो सर फरमान है, और ट्रेनिंग का जो है ताइक्वांडो गेम फाइटिंग का वो मेरे पापा अयाज नाइक है। जब मैं इनके साथ फाइट करती हूँ मेरे पापा कभी कभी मेरे साथ फाइट करते हैं। जब फाइट करते हैं तो मेरे पापा भी तो पहले प्लेयर रह चुका है तो वो मुझे मारते। मैंने कहा पापा आप मुझे क्यों मारते हो, आप अपनी तरह कोई बड़े लड़के के साथ करो कि क्या होता है। कहता है कि नहीं मैं आपसे अच्छे प्लेयर हूँ। वाह क्या बात है। देखिए ये आपके फादर ना बहुत प्राउड हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा वो फख्र करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा, ये आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ या क्या पता आप पहले भी ये काम कर रही हो, आपने एक काम करना है कि अपने स्कूल कॉलेज के अंदर या अपने इलाके के अंदर जितनी भी बच्चियां हैं उनको आपने इस बात पे इंस्पायर करना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो इस टेक्निक को जो है ना वो सीखें और इस गेम के अंदर आएँ। और चूंकि इससे हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, आप फिजिकल फिट भी रहते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ रोड के ऊपर, बस के अंदर, कहीं पर भी ट्रैफिक में, तो आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाहर मुल्क में वो जो बूढ़ी बूढ़ी मर्दी या मर्दियां होती है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो होती है वो क्यों बूढ़े नहीं होती? क्योंकि वो स्पोर्ट्स करती है, उसी की वजह से वो फिट रहती है। इसी तरह मैं अपने कौम के बेटियों से भी ये दरख्वास्त देना चाहती हूँ कि आप जो है आप स्पोर्ट्स में आ जाए। जब आप स्पोर्ट्स में आ जाए तो आप कभी भी ना फिट नहीं रहते थे, आप हर वक्त फिट होंगे और हर किसी के साथ अच्छे मुंह से बात किया करेंगे और अच्छे रहेंगे। अच्छा अब एक और काम आपने करना है, वो ये करना है कि आपका इलाका बहुत खूबसूरत है सवात, आपने पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करना है कि सवात आएं और सवात देखें। प्लीज इनवाइट करें। जी मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप सवात आ जाए, और सवात में बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह है जिन्हें आप देखते आप वहां से जाने का मन भी नहीं करेंगे, और आप जरूर सवात आ जाए और उन्हें देख ले कि सवात कितने अच्छे हैं और कितने नहीं। आयशा ने बहुत अच्छी बात की है और मेरे ख्याल से हमें इनविटेशन मिल गया, तो नजम मुझे और आपको मेरे ख्याल से वीकेंड पे चले जाना चाहिए सवात, और हम घूम फिर के आएंगे। अच्छा आयशा लास्ट में आपने मैसेज देना है अपने फेलोज को भी, और पाकिस्तान में आपके हम उम्र जो बच्चे मौजूद हैं या आपसे बड़े आपसे छोटे जो सोच रहे हैं कि वो इस गेम में आना चाहते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे?
उनको तो मैं ये मैसेज दूंगी कि उनके जो फैमिली है उनको चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें, और ज़्यादातर उनके मदर एंड फादर, क्योंकि मेरे मदर भी मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन जब मैं पहले मेडल मैंने जीते तब उनके हौसला मजबूत हुए तो वो मुझे अब सपोर्ट करते। पहले तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करते और मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते। उनको मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ कि उनके वालिदैन को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होता। उनको इंफॉर्मेशन देती गेम इजाज़त देने की। बहुत खूब, थैंक यू सो मच आयशा अयाज, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली गोल्ड मेडल भी जीतेंगी, ओलंपिक जीत कर आएंगी, और हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि आपको स्टूडियो में बुलाएं और स्टूडियो में आपसे मुलाकात करें, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आयशा की जो रिक्वेस्ट है जितने भी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों की ड्रीम्स में जो है वो उनको बिल्कुल सपोर्ट करें, तो एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है और सारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़रूर फॉलो करें। डेफिनेटली। एक ब्रेक जी, हमारे साथ में वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ में। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यंग टैलेंट की बात हो रही है, हम मजीद जो है वो यंग टैलेंट से आपको मिलवाएंगे। और आज हमारे साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी खातून मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत काम करती हैं। उनके हवाले से जो है वो उनसे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, उनसे राज की बातें भी पूछेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने कैलीग्राफी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की। कैलीग्राफी का जिक्र हुआ और ख़त्ताती के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न और सुबह पाकिस्तान में पहले भी गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ज़रा मॉडर्न टेक्निक्स और ओल्ड स्कूल टेक्निक्स जो हैं, जो बेसिक ख़त्ताती थी, जो बहुत सारे इस वक्त ख़त्तात मौजूद हैं, वो किन प्रैक्टिसेस पर काम कर रहे हैं, और ये जिन शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं ये कैसे उनसे मुनफरिद काम कर रही हैं। ये इनका शौक़ है, पैशन है, और ये आप लोग इनके कुछ काम की झलकियाँ देख रहे थे और कुछ काम की झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा यमुना गौरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम यमुना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो यमुना, अभी आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और वहाँ से आपने शिफ्ट लिया टुवर्ड्स आर्ट। सो ये क्या था? ये था कि जैसे बचपन में ना आई वाज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, तो उसमें ये हुआ कि हमारे यहाँ पहले यही होता था ना कि आपने या इंजीनियरिंग, जो अच्छा बच्चा है उसको या इंजीनियरिंग में ले जाओ या मेडिकल में ले जाओ। उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग में आ गई, यही सोच के कि ये लगता था कि आर्ट शायद कुछ नहीं है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। का हाल देखकर आपको लगा कि आर्ट शुरू करना नहीं, इंजीनियरिंग में भी क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी तो मेरे लिए स्कोप बहुत अच्छा था आगे। मैंने अपनी जॉब, आई वाज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ से वो छोड़ के, और उसके बाद मुझे जब लगा मुझे सुकून नहीं मिलता था। और उससे पहले आप आर्ट करती थी? आर्ट में करती थी, थोड़ा बहुत करती रहती थी, शौकिया, प्रोफेशनली नहीं करती थी। और उस टाइम भी आप कैलीग्राफी की तरफ ही थी या कुछ और? पेंटिंग, स्केचिंग भी करती हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ, ऑयल में, चारकोल में, ग्रेफाइट में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इट्स बीन 8 years मुझे लगा नीश फाइंड करने में। हाँ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये शौक जो है ना, मैं जो इंजीनियरिंग कर रही हूँ उसमें मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है
वो मेरे फील्ड नहीं है। अच्छा किया, ऐसा मुझे लगा। आर्टिस्ट लोग यमुना, जब आपने शिफ्ट किया, आपने जिस तरह से कहा कि आप एक लेक्चरर भी थी, इंजीनियरिंग का आप कर रही थी और बड़ी ब्राइट स्टूडेंट भी थी, जब आप कैलीग्राफी की तरफ या आर्ट की तरफ आई तो घर वालों का क्या रिस्पांस था? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं था। एवरीवन वाज लाइक कि इतना अच्छा फ्यूचर छोड़ के तो आर्ट की तरफ जा रही हो तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है। अब लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ आपका प्रोफेशन और आपका पैशन वो मिल जाए ना, तो उससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। बस हम भी इसी की तलाश कि आप काम करते हुए थके ही नहीं। अब अगर मुझे 9 घंटे आप कंसेक्टिव बिठा दें, आई विल बी लाइक मुझे कोई कुछ पता नहीं है, जस्ट मुझे एक टी चाहिए और मेरा काम। क्या बात है। अच्छा, हमने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ ओल्ड स्कूल और कुछ मॉडर्न, क्योंकि टॉपिक भी कुछ ऐसा ही रखा था। सो आप दोनों कर रही हैं जी। ये दोनों क्या क्या है, क्या डिफरेंस क्या है इसमें बेसिक? मॉडर्न में ये है कि मॉडर्न में ना आजकल मॉडर्न का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मॉडर्न को सीखने के लिए उतना मुश्किल नहीं लगता। उसमें प्रॉपर ख़त नहीं है। इसमें हम बोलते हैं कत होता है और नुक्ते की मेजरमेंट्स होती हैं। कि आपने अलिफ है तो वो आपने कितने नुक्तों का होना चाहिए, लाइक वो 7 नुक्तों का है, 11 नुक्तों का है, और डिफरेंट खतूत में कितने नुक्तों तक आप जा सकते हैं। लेकिन मॉडर्न में ये मसला नहीं है। वो आपने ब्रश उठाया और आपने उसकी लाइंस आप ले गए, तो मॉडर्न इज ईजी। होती वो भी खताती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है ना, ये कुछ रजिस्टर्ड खतूत हैं वो तो पक्के रजिस्टर्ड खतूत जिनके अंदर जो है ना प्रॉपर पहले से ही इब्ने मकला ने स्टार्ट किए थे, तो वहाँ से ही वो शुरू हुए हैं कि आपने इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना है। प्रिंसिपल्स हैं उसके प्रॉपर। और ये बिल्कुल लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आप कैलीग्राफी को फिर आप मॉडर्निज्म में आप जैसे मर्जी उसको, लेकिन उसका एट द एंड जो बनता है वो भी क्या इतना ही खूबसूरत होता है, क्योंकि ये तो एक देखकर ना एक रिदम जहन में आता है। वो भी खूबसूरत होता है, लेकिन जो मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल चीज़ है ना, आप अपनी रूट्स को कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप रूट्स के साथ जुड़े रहे ना, ट्रेडिशनल का यहाँ ट्रेंड कुछ कम हो गया। मेरा एम भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न को कुछ मिक्स करूँ, ताकि लोग जो है ना ट्रेडिशनल की तरफ भी वापस आएँ। मैं आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। ये कौन सा खत है? ये है खते कूफी कदीम, जो अब सेंटर में लिखा हुआ है। इसमें जिसमें पहला कुरान पाक लिखा गया था। अच्छा। तो ये इसके जो बेस्ट खतात थे ना, वो हजरत अली हैं इसके बेस्ट खतात। तो अब जो इसका जो ये अब बाहर है ना, ये मॉडर्न है। अच्छा, ये मॉडर्न है, लेकिन ये भी कुछ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये जस्ट इस टाइम मैंने इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जस्ट हर्फ हैं ये। तो ये मॉडर्न खते सुमले की एक फॉर्म है, और इसमें आप इसको कैलीग्राफिटी भी बोलते हैं। तो इसमें आप जस्ट जैसे लाइंस, लेकिन अब जो ये खत है ना, ये आप प्रॉपर, अब खते कूफी कदीम था ना, उसमें ये नुक्ते हैं, जो ये लाइंस है ना, जैसे आजकल जेर जबर डलते हैं, एराब होते हैं। अच्छा, ये खतात जो हैं और आप भी जो हैं, वो पहले इसको कोई पेंसिल से लिख के फिर उसके ऊपर ट्राई होता है? हाँ, पहले इसको जो ट्रेडिशनल है ना, उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। ट्रेडिशनल में लगता कम है। अब जैसे ये छोटा सा पीस है, बट इसके ऊपर आपकी बहुत मेहनत हुई होती है ट्रेडिशनल में। मॉडर्न तो फौरन से आप ब्रश से कर लेते हैं। यमुना, कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? ये सिर्फ एक पीस रेडी करने में एटलीस्ट आपको मतलब 10 डेज तक लग जाते हैं। और वो इतने ज़्यादा? ये तो मैंने काफ़ी टाइम इसलिए लिया कि मैंने दरमियान में इसको छोड़ दिया था। फिर ये खत मैंने अपना इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे लगता था मैं ये खत अच्छा लेकिन गालिबन ये भी 15 दिन का प्रोजेक्ट तो है। नहीं, इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा मेरा। लगा ना आपका, क्योंकि आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा तो वो तो मैंने काफी 6 मंथ्स बाद फिर उसको किया था, बट ओवरऑल 1 मंथ का प्रोजेक्ट है। 1 मंथ, क्योंकि आप पहले इसको पेंसिल से करते हैं, फिर उसको आप ट्रेसिंग पेपर पे सेट करते हैं, फिर दोबारा कलम से लिखते हैं। फिर अच्छा, क्या इस्तेमाल होती हैं ये आपके टूल्स जो हैं, इनके बारे में बताएं, और आप किन किन चीज़ों पे काम करती हैं? क्योंकि एक गोल्ड लीफ वर्क भी होता है। ये गोल्ड लीफ है इस पे पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ। ये जो शाइन आजकल वर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जितना देख रही हूँ, जितनी भी मतलब वो वीडियोस वगैरह आ रही हैं, उसमें होता है कि आप वर्ड्स लिखे हैं, उनके ऊपर जो है गोल्ड लीफ। हाँ, मोस्टली ऐसे होता है कि आप गोल्ड लीफ से लिखते हैं। अभी वो जो आपने रील चलाई थी उसमें भी एक आया था, और ये गोल्ड लीफ बैकग्राउंड में लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने इंक और कलम से ही लिखा हुआ है। और ना कुछ बेसिक टिप्स भी दें जो लोग कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एवरी फील्ड में ना आपको बेबी स्टेप्स लेते रहने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई प्रोफेशन नहीं आप बना सकते। अगर किसी को पसंद है आर्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं इस फील्ड में, उनको सिर्फ थोड़ी सी टिप्स और टेक्निक्स चाहिए और वो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। लाइक अब मेरी अकेडमी है, उधर एक स्टूडेंट आती है, विद इन 2 मंथ्स वो इतने अच्छे स्केचेस बनाने लग गई है कि आई थिंक वो मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है
स्केचेस में विद इन 2 मंथ्स। और समटाइम्स मैं तो ये खुदादाद सलाहियत भी होती है, लेकिन इसको मजीद निखार सकते हैं आप काम करके। आपकी इंस्पिरेशन कौन है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली? पाकिस्तान में जो है ना, अभी कैलीग्राफी में ट्रेडिशनल में मेरे अपने उस्ताद ही हैं, सर नवीद मारूफ हैं, कराची में वो रहते हैं। तो पाकिस्तान में अभी कैलीग्राफी में तो मैं उन्हीं से ही। तो आप ऑनलाइन टीचिंग ले रही हैं? ऑनलाइन भी उनसे मैं करती रहती हूँ। वो जब ट्रैवल करते हैं, कभी उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, मेरे स्टूडियो पर भी होती है कभी उनकी वर्कशॉप, जब भी वो इस्लामाबाद आएँ, या मैं अगर कराची जाऊँ तो फिर मैं उनसे मिलके अपना काम उनको दिखा। और आप अपने एग्जीबिशंस कर चुकी हैं? एग्जीबिशन मेरी अभी एक अतातुर्क एवेन्यू पे हुई थी एक, वैसे मैंने हुनर कदा से स्टार्ट किया था ना। अच्छा, हुनर जमाल शाह साहब के साथ। जी वाह, जमाल शाह साहब ने बहुत सारे आर्टिस्ट बनाए हैं। बिल्कुल। यमुना ये भी बताइएगा कि जो आप कैलीग्राफी करती हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी आप कोई प्लान्स रख रही हैं कि आप मज़ीद जो है वो इसको मतलब कुछ एकेडमीज़ वगैरह, जैसे कि आप कह रही हैं कि आप ऑलरेडी सिखा रही हैं, मज़ीद भी कुछ है? और किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? ऑलरेडी कुछ जिनका जज्बा होता है या कुछ ऐसे होते हैं कि बस वो सीखना चाहते हैं कि हम कुछ सीखें? ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना, जिनको लगता है कि ये जस्ट उन्होंने टाइम पास के लिए करना है, लेकिन जब वो आते हैं ना तो उनको पता चलता है कि उनका इस फील्ड में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और कितना उनको समझ आती है। और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मुझे मोस्टली जो लोग डिस्टर्ब्ड होते हैं थोड़े से या डिप्रेस होते, वैसे वो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ परेशान होते हैं अपने हालात से, माइंड को बिजी रखने के लिए माइंड को, वो जब आते हैं और वो इस काम में एंगेज होते हैं तो मैंने देखा है कि वो बहुत खुश रहते हैं फिर। ठीक, दैट्स वेरी ग्रेट। यमुना, आपके पास ऑर्डर्स भी आते होंगे मुख्तलिफ किस्म के। सबसे टफ ऑर्डर जो आपके पास आज तक आया और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो? वो मैंने एक ट्रेन का इंजन किया था, ओल्ड इंजन ना, कोल इंजन था वो, तो उसकी जो स्मोक थी ना, दैट वाज डिफिकल्ट। और वो कैसे बनाई थी फिर? वो ऑयल पेंट्स में था एंड इट वाज अराउंड 4.5 फीट बाय 3.5 फीट का। तो बस ऑयल से ही उसको लेयरिंग होती है ऑयल पेंट्स में। फिर अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पोर्ट्रेट्स जो आपके हैं वो भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने बोला था कोल वर्क समथिंग, ये क्या आपने कहा? चारकोल होता है। चारकोल वो क्या है? जिस तरह से पेंसिल होती है ना, वो एक ग्रेफाइट भी एक मीडियम है, चारकोल एक डिफरेंट मीडियम है। चारकोल को स्प्रेड करना थोड़ा इजी होता है और ग्रेफाइट में एक शाइन होती है, जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं ना, पेंसिल में एक शाइन होती है, चारकोल में नहीं होती। जैसे कोयला पुराने ज़माने में वो कोल से भी लिखते थे ना, तो बस ये कोल को अब थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है चारकोल। सो आपकी लेकिन नीश जो है वो आप मानती हैं कि इस कैलीग्राफी के अंदर है? कैलीग्राफी में इंटरेस्ट हो गया अब मुझे, और इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे ये लगा कि ट्रेडिशनल में यहाँ बिल्कुल काम नहीं हो रहा बहुत और होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। अब आप बताएं कि आप महंगी आर्टिस्ट हैं या थोड़ी सी अफोर्डेबल है? नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। मैं डिपेंड करता है कि आपको आप क्या चाहिए और आपके रेंज क्या है, प्राइस। व्हाट अबाउट दिस? ये जो ये है आपका, ये जो है इट्स फॉर 60। इट्स फॉर 60 के एट लीस्ट। यस, ये कह रही है कि मैं रीजनेबल हूं। नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, फैसला आवाम का, ये ट्रेडिशनल में है। अगर ये होता ना मॉडर्न में सारा, तो मे बी आई विल गिव इट इन 15 to 16 के। वाह, तो ये मतलब सारी मेहनत के पैसे, क्योंकि आप देखें कि 30 डेज अगर आपको एक चीज पे लग गए हैं, क्या उसके 60 के ज्यादा हैं? Not at all। यमुना, ये बताइएगा कि आप किस मटेरियल से जो आप कैलीग्राफी करती हैं वो आपकी फेवरेट है, आपको मतलब उससे काम करते हुए मजा आता हो? कैलीग्राफी में वैसे तो कलम और इंक्स और पेपर कैलीग्राफी के लिए आपको पेपर बनाना पड़ता है। लाइक अब जो ये है ना, ये पेपर पे कोटिंग हुई हुई है, ये कैनवस है बट ये पेपर है। आप पेपर यहीं से ले रही हैं या इंपोर्ट करवा रही हैं? अब पेपर जो है ना, कुछ मैंने बाहर से मंगवाए थे पहले, इंग्लैंड से, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं, यहाँ लोग नहीं, परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसको तैयार यहाँ पे करते हम हैं? खुद अब बनाते हैं। कैसे? पेपर को होता है, इसके ऊपर एग की लेयरिंग होती है और इसके ऊपर, और ये होता है सिंपल A4 पेपर है? A4 पेपर सिंपल। उसके ऊपर पहले एग की लेयरिंग करते हैं? उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर पहले होता है, पहले एक वाइट कोटिंग होती है, वो करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एग की लेयरिंग होती है, फिर वो बर्निश होता है, फिर पेपर 6 मंथ्स के लिए ड्राई होता है, फिर बर्निश होता है। ये भी बताइएगा और इसके ऊपर टी वॉश भी हुआ है। इसके ऊपर टी वॉश भी हुआ है कलर देने के लिए पेपर को। बड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा है। ये भी बताइएगा कि आप इसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए कुछ यूज करती हैं ताकि आर्ट जो है ये अपनी ही शक्ल में मौजूद रहे? ये जो एग लेयरिंग होती है ना, वो इसकी प्रिजर्व के लिए कि वो उसके अंदर कुछ और चीजें भी हम ऐड करते हैं। लाइफ टाइम क्या होती है? ये अब लाइफ टाइम हो गया है। अब देखें, कुरान पाक के जो नुस्खे, ये वो तरीका है जो ट्रेडिशनल चल रहा है। कुरान पाक के जो नुस्खे अब तक आ रहे हैं हमारे पास और वो कैसे प्रिजर्व्ड हैं,
क्योंकि इनके अंदर वो एग लेयरिंग हुई हुई है उनमें। ठीक है, वंडरफुल। तो वो उनको दीमक वगैरह, टर्माइट, वो चीज़ें नहीं लगती फिर। कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती। वेल आई गेस तमाम आर्टिस्ट के लिए कोई पैगाम? तमाम आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के लिए तो यही है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और मेहनत करें, और आर्ट को कभी भी ये ना समझें कि आपका आर्ट सेल नहीं हो रहा। जहाँ जिस चीज़ पे आपने मेहनत की होती है ना, वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली, पहचानने वाले लोग होते हैं। थैंक यू सो मच यमुना गौरी फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ फ्रेंड। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविज़न को देख कर बड़ा हूँ। पीटीवी के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में, OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। माँ जी, अब मेरी शादी कर दो ना, फिर मैं जाके हनिया मुनिया मनाऊं। हाय हनिया मुनिया, वे शर्म कर। खूबसूरती की बात ही कुछ हो। देख काका मन्ने अक्कल दे अन्ने, ये ऊपर आते के फांसी मारूं मैं तेरे सर में। I was missing you very much, Mister. Mind it. हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में इतना फाउल क्यों खेलते हैं? ये ग्रीन कार्ड की वजह से। ग्रीन कार्ड की वजह से क्या मतलब? ये लोग समझते हैं कि एम्पायर के पास जो ग्रीन कार्ड होता है वो अमेरिका वाला होता है। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और इसीलिए हम आज आपकी एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि ना सिर्फ सिंगर हैं बल्कि रेडियो पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। ओह वंडरफुल। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम अदील लतीफ़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अदील, कब आगाज़ हुआ मौसीकी का? मौसीकी का आगाज़ इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वैसे तो अगर मैं आगाज़ की बात करूं, क्योंकि इसमें लर्निंग प्रोसेस भी है, इसमें स्टिल लर्निंग प्रोसेस ख़त्म तो नहीं होता, बट आई स्टार्टेड ऑफ इन 2014 विद लर्निंग गिटार। ओके। और एक कुछ भी नहीं था, लाइक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था, कोई फैमिली में नहीं था। खुद ही एक अपना टैबलेट बेच के गिटार लिया, कुछ पैसे फादर से लिए। So it was difficult to convince family? लाइक आई वॉज परसुइंग माई स्टडीज़ बाय दैट टाइम, और उस टाइम स्टडीज़ चल रही थी, तो फादर को इशू नहीं था कि अपनी हॉबीज़ को अगर ये लेके चलता है, एज लॉन्ग एज स्टडीज़ पे कोई इम्पैक्ट ना आए उसका। so, अभी भी इसको हॉबी रखा हुआ है या? नो, अब तो प्रॉपरली आई हैव जस्ट रिलीज माई फर्स्ट सिंगल रिसेंटली, और जो मेरा दूसरा सिंगल है इस मंथ के एंड पर, उसका ऑडियो फिनिश्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और वीडियो जो है वो प्रोसेस में है। और जुलाई के एंड तक वो भी आ जाएगा। पहला सिंगल नैना के नाम से है, वो यूट्यूब पर है, प्लेटफॉर्म्स पे है सारे। so, हम लोग कुछ सुनते ही हैं, फिर गपशप होती रहेगी। श्योर प्लीज़। तो ओरिजिनली सुनाऊँ आपको मैं अपना? हाँ, व्हाई नॉट, आपका ओरिजिनल है, जो आप ओरिजिनल सुनिए। बिल्कुल। हमें तो अच्छा लगता है कि सिंगर्स आके अपने ओरिजिनल्स अगर सुनाएं। इससे पहले काफ़ी अर्सा कवर्स किए हैं, बट अब ओरिजिनल है तो ओरिजिनली आपको सुनाते हैं। प्लीज़। सॉन्ग इज कॉल्ड नैना। ख्वाब सजोए मैंने संग तेरे साजना, संग तेरे साजना, कोई न भाए मुझको
तेरे राज ना, अब तू ही जिंदगी है, तू ही करार है, अब तू ही बंदगी है, तू ही फरियाद है, तेरे बिना मैं क्यों जीऊं, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, माहिया वे जब तू मुझे नजर न आवे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, रांझड़ा वे जब तू मुझे नजर न आवे। वक्त इश्क ये कैसी सजाएं हमें बीच रास्ते में दे रहा, लोगों की है साजिशें, आह तेरी ख्वाहिशें, जो दूर मुझसे हो रहा, क्यों दूर मुझसे हो रहा, के दूर न दिल से पाए, के पल भर भी जिया न जावे, माहिया वे जब तू मुझे नजर न आवे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, रांझड़ा वे जब तू मुझे नजर न आवे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, कि नैना मोरे भीग भीग जावे, माहिया वे जब तू मुझे नजर न आवे। वंडरफुल वाओ, बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त आपका गाना है, नो डाउट। Thank you उसके so अलावा कि आप हमारे शो पे आए हैं इसलिए नहीं, वैसे भी आपका जो है ना बहुत अच्छे वोकल्स भी हैं, आपका म्यूजिक कंपोजिशन बहुत अच्छी थी। Thank you so मुझे ये बताएं कि ये आपका पहला जो है वो ऑफिशियल ओरिजिनल yes, और पहला इसका है। म्यूजिक कंपोज किसने किया? इसका म्यूज़िक कंपोज एक्चुअली मैं इसकी आपको पूरी स्टोरी बैकग्राउंड बताता हूँ। इससे पहले आई वाज डूइंग कवर्स फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी अर्सा कवर्स किए, बट यू नो कि अपनी चीज़ जब तक नहीं होती तो आप रिकग्नाइज नहीं होते हैं, और अपनी चीज़ होना ज़रूरी है। सो आई हैव रिटन सो मेनी सॉन्ग्स, अपने भी लिख के रखे हुए हैं, बट देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन कासिम, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। सो वी वर सिटिंग एंड या वी वर सिटिंग एंड एक्चुअली हुआ ये कि 3 से 4 साल पुरानी बात है, ये 3 साल आई थिंक 2019 की बात है। तो हम लोग एक जैमिंग कर रहे थे, तो ही जस्ट सैंग फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग, और बाय दैट टाइम द लाइंस वर वेरी रिलेटेबल, मतलब मैं इसको बहुत रिलेट कर पा रहा था कुछ सिनेरियोज से, तो मुझे अच्छा लगा। आई सेड कि यार ये मुझे गाना चाहिए, जो भी है मुझे यही गाना चाहिए, इसको कंप्लीट करना है। ये भी बताइएगा कि ये गाते गाते खुद ही शौक पैदा हो गया या फिर आपने कहीं से सीखा भी है? सीखा इस तरह प्रॉपरली अभी तक कहीं से, मतलब ये नहीं कि मैंने किसी से, हाँ यूट्यूब मेरी टीचर है, यूट्यूब से मैंने गिटार सीखा, यूट्यूब से ही सिंगिंग के भी बहुत से लेसन्स मैंने, अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो यंगस्टर जितने भी देख रहे हैं मैं उनको भी ये कहूँगा कि अब तो बहुत इजी है, बहुत से हमारे जो लेसन्स हैं ना सिंगिंग के, वो वहाँ पर ऑलरेडी क्लासिकल अगर आप सीखना चाहते हैं उसके भी बहुत से लेसन्स वहाँ मौजूद हैं, बहुत से राग मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बेसिक्स वहाँ से बहुत सारी सीख सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं था कि प्रॉपरली मैंने कहीं से क्लासेस ली, बट यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर जिन लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे आर्टिस्ट के साथ बैठा हूँ, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब बैठता हूँ तो कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ उनसे। इंस्पिरेशन कौन है आपकी म्यूजिक में? म्यूजिक में इंस्पिरेशन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे ऑब्वियसली जॉनरा डिपेंडेंट होता है, या लेकिन आप किस जॉनरा से हैं खुद? मैं मिक्स गाता हूँ, कुछ भी लाइक ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादातर सॉफ्ट पॉप रॉक ज़्यादा पसंद करता हूँ, गाना पसंद करता हूँ, फिर गज़लें गाना कुछ पसंद करता हूँ। वाह, सो अभी आपसे हम गज़ल सुनेंगे। श्योर। सो मेरे, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ और इंस्पिरेशन की बात करूँ तो बहुत सारी डिफरेंट इंस्पिरेशंस है मेरी, लाइक मैं आतिफ असलम को सुनता हूँ, मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, मैं गुलाम अली साहब को सुनता हूँ, मैं मेहदी हसन साहब को भी सुनता हूँ, मैं सजाद अली साहब को सुनता हूँ। नो डाउट, इतने आर्टिस्ट पाकिस्तान में, मैं इन सबको नहीं, लाइक हर आर्टिस्ट की अपनी नीश है, अपना जो है वो अंदाज है।
एंड आई थिंक कि सजाद अली साहब का आपने नाम मेंशन किया, पाकिस्तान में वो भी एक सुरीली आवाज है, और फिर अगेन जितने भी आपने आर्टिस्ट मेंशन किया। वेल, हम लोग प्रॉपर्ली अपने शो से लेंगे इजाजत, और लास्ट में आप पे हम लोग जो है वो छोड़े जाएंगे। आपने जो है वो गजल कोई भी सोच लें आप जो आपने करनी है। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अदील, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रुशना, मुझे और सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल, और अब बढ़ते हैं गज़ल की जानिब। जी अदील। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बादाम हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो